हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है और डिकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। बेसिकली डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी टेबल्स को अगर उसकी साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है तो उसको छोटे फॉर्म में डिवाइड करना, टेबल्स को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने को ही हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन का पर्पज़ क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम बेसिक एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं। चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है विच इज़ एम्प्लॉय टेबल। ओके, एम्प्लॉय टेबल। इस एम्प्लॉय टेबल में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डेटा है, उनका एंट्रीज़ है, उनकी आईडी है, एम्प्लॉय आईडी सपोज, एम्प्लॉय नेम होगा उसका, एम्प्लॉय नेम, और उसकी डिपार्टमेंट आईडी कि वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। ओके, सपोज एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नेम इज़ ए एंड वर्क फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10। एंड इसी तरह हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल भी होगी। ये हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या वैल्यू हो सकती है? डिपार्टमेंट आईडी होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा, और सपोज डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, इतनी काफ़ी है, इतनी डिटेल्स काफ़ी है समझाने के लिए एग्जाम्पल को। यहाँ डिपार्टमेंट नंबर जो 10 है उसका डिपार्टमेंट नेम CS है और उसका मैनेजर सपोज किरण है। तो हमारे पास डेटाबेस में बेसिक क्वेरी क्या मिलती है? बेसिक क्वेरी ये मिलती है कि हमें ये पता करना है, सपोज हमें ये पता करना है कि एम्प्लॉय आईडी जो 1 है, एम्प्लॉय वो नंबर 1 है, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल में जाएंगे। डिपार्टमेंट टेबल में ये देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी कहाँ 1 कहाँ पे है। इस कॉलम में आएंगे, चेक करेंगे वो किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, पता चलेगा कि वो डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए काम करता है। फिर हम इस टेबल में जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि डिपार्टमेंट नंबर 10 से रिलेटेड कौन सा डिपार्टमेंट है, तो हमें पता चल जाएगा CS डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइन करने के लिए इस की का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की का क्या मतलब होता है कि फॉरेन की का मतलब होता है कि एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को रेफ़र कर रहा है। रेफ़र करने का मतलब क्या है कि इस डिपार्टमेंट आईडी के इस कॉलम में सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सपोज एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट 11 है, 12 है, 13 है एंड देन 15 है, 14 मिसिंग है। तो हम इसमें कहीं भी 14 का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनली 14 है ही नहीं। 14 का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 14 डिपार्टमेंट नंबर 14 है ही नहीं। तो ये एक कंस्ट्रेंट है जो डेटाबेस मैनेज करता है कि हम कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसीलिए इस फॉरेन की का यूज़ किया जाता है डेटा कंसिस्टेंसी के लिए और टेबल्स को आपस में मर्ज करने के लिए। तो ये एक बेसिक क्वेरी है। मगर अगर आपको कोई बड़ी क्वेरी मिल जाए जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स हैं तो कितना बड़ा ओवरहेड है ये। हमें कई टेबल्स को आपस में मर्ज करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेरी है, मगर इससे भी बहुत बड़ी बड़ी क्वेरी आ जाती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि एक ही टेबल में सारी वैल्यूज़ को रख दें, कोई मर्जिंग का ओवरहेड रहेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सारे डेटा को एक ही यूनिवर्सल टेबल में क्यों नहीं रख देते। इसको हम यूनिवर्सल टेबल बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी रहेगी, एम्प्लॉय नेम भी रहेगा, डिपार्टमेंट आईडी भी रहेगी, देन डिपार्टमेंट नेम भी है एंड डिपार्टमेंट मैनेजर भी है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नेम A, डिपार्टमेंट CS में वर्क करता है जिसका मैनेजर है किरण, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़र और डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र कुछ भी कह सकते हैं। तो वो उसका डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र और डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो किरण है। तो इस तरह से हम सिर्फ एक ही बार में पूरे रो को फाइंड कर सकते हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए एम्प्लॉय आईडी 1 जो है वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है टास्क हमारे लिए। मगर
इस केस में भी एक प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सल टेबल बनाने में भी एक प्रॉब्लम है कि हम टेबल्स को एक साथ क्यों रख रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये है, रिडंडेंसी का प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या है? रिपीटिशन ऑफ डेटा। हम किसी भी डेटा को बार बार जब रिपीट करते हैं जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम रिपीटिशन ऑफ डेटा कहते हैं। रिपीटेशन ऑफ डेटा कैसे हो रहा है? सपोज हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम लास्ट वाला जो है वो जेड है, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय है, मगर हमको सबके लिए ये डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखना पड़ रहा है कि ये डिपार्टमेंट 10 में काम करता है जिसका नाम है CS डिपार्टमेंट। हमको सबके लिए मेंटेन करना पड़ रहा है। तो ये है डेटा की रिडंडेंसी। हमारे पास स्पेस नहीं है, इतना स्पेस नहीं रहता है डेटाबेस में कि हम इस तरह की रिडंडेंसी हर जगह फॉलो कर पाएँ। तो अगर हम ये भी मान लें कि हमारे पास इतना स्पेस है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, पूरी दुनिया समा सकती है, फिर भी इसमें अलग अलग कई प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की यूनिवर्सल टेबल में, जिसको हम एनॉमलीज कहते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है? एनॉमलीज। एनॉमलीज क्या है? एनॉमलीज कुछ नहीं है, बेसिकली हम इसको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ये 3 तरह की होती है। पहली प्रॉब्लम तब आती है जब हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम कब आती है? जब हम कुछ भी डिलीट करते हैं टेबल से। या तीसरी प्रॉब्लम कब आती है? जब हम कुछ भी अपडेट करते हैं टेबल में। तो पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इंसर्शन एनॉमली क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने किसी एम्प्लॉय को ऐड किया, एम्प्लॉय 101, उसका नेम समथिंग बी रख देते हैं। ये डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करता है, मगर किसी ने गलती से इसका नाम CS की जगह EC रख दिया कि ये EC डिपार्टमेंट में काम करता है। ये डिपार्टमेंट 10 जो है वो है CS डिपार्टमेंट, मगर किसी ने गलती से एंट्री कर दी EC, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सॉरी ECE। तो ये ह्यूमन एरर है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अगर इस तरह का हम टेबल यूज़ करते हैं, इस तरह का इंसर्शन के टाइम पर अगर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो इसको देखने के लिए हमें बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, जो एक हेडेक है, जो ओवरहेड है हमारे पास। छोटी छोटी टेबल्स में मैनेज करना इजी है, जैसे कि यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट 10 एक ही जगह पर मौजूद है, डिपार्टमेंट 11 एक ही जगह पर मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ डिपार्टमेंट का डिटेल दे रहा है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर डिपार्टमेंट का नेम CS है। यहाँ कहीं और डिपार्टमेंट का नेम CS नहीं आएगा, मगर यहाँ पर कई जगह पर डिपार्टमेंट नेम CS है। तो हमें हर जगह चेक करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट वैल्यू सही जा रही है या नहीं जा रही है। जैसे यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे हमने EC रख दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है जब हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं। तो हमें एक तो डेटाबेस मैनेज करना बहुत ही हेक्टिक वर्क है, उसमें और कोड लिख दिया हमने हर चीज़ को चेक करने का, ये और भी बड़ा काम दे दिया किसी ने। तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है मगर ये इस तरह के टेबल्स में फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। कहाँ पर किस वैल्यू को चेक करना है, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ है, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, थाउजेंड्स भी मैं कम ही कह रहा हूँ, मिलियंस ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर हर वैल्यूज़ को नहीं चेक कर सकते कि वो सही है या नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस तरह के यूनिवर्सल टेबल में। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? जब हम कुछ डिलीट कर देते हैं। तो इंसर्शन एनॉमली हमने देख लिया, अब हम डिलीशन एनॉमली देखते हैं कि डिलीशन एनॉमली क्या है। सपोज हमने सारे एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं, मगर जैसे ही हमने डिपार्टमेंट नंबर 10 से रिलेटेड सारे एम्प्लॉय को डिलीट किया, डिपार्टमेंट भी खुद ब खुद डिलीट हो गया, क्योंकि ये पूरी रो डिलीट हो रही है। तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट नंबर 10 भी डिलीट हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम डिपार्टमेंट इस सारे रो को डिलीट ना करके सिर्फ एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिलीट करके यहाँ पे नल रख देते हैं, हर जगह नल डाल देते हैं। तो मगर हमारे पास फिर जब कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो हमको यही नहीं मालूम पड़ेगा कि वो पहला एम्प्लॉय था कि लास्ट एम्प्लॉय है, क्योंकि एम्प्लॉय का डिटेल तो सब ज़ीरो है। तो 100 एम्प्लॉयज़ से पहले काम कर रहे थे, उनके बारे में हमें भी कुछ नहीं मालूम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है इस तरह के केस में जब हमको कुछ डिलीट करना पड़ता है। तो ये एक डिलीशन एनॉमली है। तो अगर हम इस तरह की यूनिवर्सल टेबल फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह की एक प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पर हमें सब कुछ डिलीट करते समय ये देखना पड़ता है कि कुछ बाकी डिटेल्स भी तो नहीं डिलीट हो रही हैं। मगर यहाँ पर हमने किसी एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय की वैल्यू डिलीट होगी, डिपार्टमेंट की वैल्यू डिलीट नहीं होगी।
यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय वैल्यू डिलीट होगी, डिपार्टमेंट नहीं। मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर किसी एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट भी डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर हमने सारे एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट इटसेल्फ विल डिसअपियर। तो ये है डिलीशन एनॉमली। अब हम देखते हैं कि अपडेट क्या करना है। सपोज हमको कहीं पे अपडेट करना है। अगर मान लीजिए CS है, CS डिपार्टमेंट है, CS का हम नाम बदल के CS IT रखना चाहते हैं। इसका नाम बदल के हमने इस डिपार्टमेंट का नाम बदल के हमने CS IT रख दिया। तो हमने सिर्फ एक जगह चेंज किया, काम ख़त्म। एक जगह चेंज किया और कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट नंबर 10 में जाएंगे और CS को CS IT में कन्वर्ट कर देंगे। मगर यहाँ हमको हर जगह चेंज करना पड़ेगा, हर जगह। कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट नेम CS लिखा हुआ है, हर जगह जाके हमें पूरे डेटाबेस में चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ही हेक्टिक काम है, हमको एक एक रो को सर्च करना पड़ेगा। अगर मिलियंस ऑफ रो हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको एडिट करने में। तो ये है अपडेट एनॉमली। तो इसीलिए हमको टेबल्स को छोटा रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी एनॉमलीज़ हमें नहीं आएंगी। हमें रिडंडेंसी ऑफ डेटा नहीं मिलेगा, हमें इंसर्शन डिलीशन अपडेशन एनॉमली हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें टेबल्स को छोटा रखना पड़ेगा। कितना छोटा रखना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? तो जो आइडियल केस है उस केस में हमें टेबल की साइज़ सिर्फ 2 रखनी चाहिए, 2। यहाँ पे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट हैं। इनमें से या तो एक हमारी की तरह काम करेगी या दोनों भी कर सकती है। या तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा या तो दोनों हमारी की तरह वर्क करेगी, दोनों एट्रीब्यूट हमारा की तरह वर्क करेगा। तो आइडियल केस है ये। मगर ऐसे बहुत से फॉर्मल मेथड हैं जिसका यूज़ करके हम ये देखते हैं कि टेबल थोड़ी अगर बड़ी भी है, 2 से बड़ी भी है, तो भी हमें बेस्ट केस डिज़ाइन मिल जाता है डेटाबेस में। वो फॉर्मल मेथड्स को ही हम आगे चल के अगले वाले वीडियोस में देखेंगे कि बेस्ट केस डेटाबेस डिज़ाइन कैसे डेवलप करते हैं इन सारे फॉर्मल मेथड को। तो बेस्ट केस डिज़ाइन कब पॉसिबल है? जब टेबल का साइज़ 2 होगा। तो ये कौन सा इसी को हम BCNF कहते हैं। इससे पहले जो आएगा उसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, कि टेबल की साइज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये एक 1 by 1 प्रोसेस है। सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर BCNF तक जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल ही नॉर्मलाइजेशन है। यही है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो टेबल को हम डिकम्पोज करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज करते हैं। ये सारे फॉर्मल मेथड है हमारे पास जिसके थ्रू हम टेबल्स को डिकम्पोज करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड देन BCNF। ये हमारे पास हमारा अल्टीमेट एम है 2 टेबल साइज जब 2 हो जाए, उसी को हम BCNF कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है जब हम यूनिवर्सल टेबल फॉलो करते हैं। इस तरह के टेबल फॉलो नहीं करना है हमें कभी भी। फिर इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनॉमलीज हमें देखने को मिलती है। तो टेबल का साइज़ छोटे से छोटा रखना है, उसी को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। टेबल को स्मॉलर फॉर्म में डिकम्पोज करने को ही हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। उनका कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अगली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के हेल्प से हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, उसके हेल्प से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाते हैं। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाद हम टेबल जनरेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेबल में किस किस एंट्रीज होनी चाहिए, एंटिटी क्या क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल की। ओके, तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि डिकम्पोजिशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम कभी भी इस तरह की यूनिवर्सल टेबल फॉलो नहीं कर सकते, हमको टेबल को छोटे से छोटा ही रखना है, उसी को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज़ हैं, अब हमको टेबल जनरेट करनी है। हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखेंगे, हमको किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल जनरेट करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर कैसा बनना है, उस सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, उससे हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाएंगे। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज की मदद से हम टेबल्स बनाते हैं, और टेबल्स की मदद से फिर हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ पर किसको प्राइमरी की बनाना है, कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए, फंक्शनल फॉरेन की क्या होनी चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि डिकम्पोजिशन क्या होती है और डिकम्पोजिशन की ज़रूरत क्या है, और टेबल्स को छोटे से छोटा रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताइए मुझे, मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।